Namaste. This is Advocate Aditya Walokar. Welcome to the Legal Intellectual Society of Mumbai. In this video, we will see how to deal effectively with the remand proceedings. See, अगर आप क्रिमिनल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कई बार आपको रिमांड प्रोसीडिंग चलाने के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे एंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट्स में ये देखा जाता है कि ड्यूरिंग रिमांड प्रोसीडिंग्स आर्गुमेंट जो है वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव वे में और लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं ना। इसके दो कारण है। एक तो जज के लिए रिमांड प्रोसीडिंग चलाना ये रूटीन वर्क है एंड वो इसमें ज्यादा ध्यान या समय नहीं देते हैं। एंड इसका सेकंड रीजन है कि एज अ डिफेंस एडवोकेट इन रिमांड प्रोसीडिंग में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते क्योंकि उनको भी पता रहता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ज्यादा सीरियस भी नहीं है एंड स्टिल दैट टू अनफॉर्चुनेटली कोर्ट में उन केसेस में नॉमिनल 1 या 2 दिन की पीसी या पुलिस कस्टडी दे ही दी जाती है। बट इट डज नॉट मीन दैट कि हम अपने एंड से कुछ ट्राई नहीं करें या फिर बस जज साहब कम से कम पीसी दे दो ये बोलकर अपना आर्ग्यूमेंट क्लोज करें, है ना। लाइक दिस, कम से कम पीसी दे दो। फिर ये इनका ऐसा रहता है कि मुझसे भी कोई उम्मीद रखो ही मत। सो नाउ यू सी द लॉ हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म एंड आफ्टर कपल ऑफ पीरियड कोई न्यू जजमेंट आके जो एस्टेब्लिश रिमांड प्रोसीडिंग्स है उसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो एज एन एडवोकेट हमें सबसे पहले बेसिक रिमांड के रिलेटेड जो सेक्शंस है वो पता होने चाहिए एंड सेकेंडली जो कंटेम्प्ररी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उनका रेशियो भी पता होना चाहिए सो दैट वी कैन आर्ग्यू इफेक्टिवली ड्यूरिंग रिमांड एंड क्रिएट स्टेपिंग स्टोन फॉर आवर बेल प्रोसीडिंग। एंड इन सर्टेन केसेस अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग रिमांड प्रोसीडिंग अगर पॉइंट आउट किए जो कि आगे जाके इस वीडियो में हम देखेंगे तो चांसेस है कि आपको फर्स्ट डे ऑफ रिमांड ही बेल मिल जाए। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। नाउ these are bunch of sections which needs to be go through for better understanding of the remand proceeding. You can take screenshot of this chart. नाउ सीरियल नंबर 12 तक के रिमांड के रिलेटेड सेक्शंस है यहाँ तक एंड फ्रॉम सीरियल नंबर 13 टू 16 ये बेल के रिलेटेड सेक्शंस है। नाउ इसी के साथ जो शेड्यूल दिए है सीआरपीसी और बीएनएसएस में जो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है या फिर ऑफेंस कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है ये बताते हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। नाउ वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आउट ऑफ दिस सेक्शंस एंड शेड्यूल। एक 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होनी चाहिए ड्यूरिंग रिमांड प्रोसीडिंग्स। सबसे पहला सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी और बीएनएसएस 35 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, सबसे पहला सेक्शन। नाउ इन बोथ द केसेस दैट इज इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल अप टू 7 years या फिर ऑफेंस इज पनिशेबल मोर देन 7 years, इन दोनों ही केसेस में सबसेक्शन बी और सबसेक्शन बी ए अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको एक कॉमन चीज इन दोनों ही सबसेक्शन में मिलेगी और वो है पुलिस ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव, पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे भी नाउ ये जो वर्ड है रीजन टू बिलीव ये जानने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला है चेक द नेचर ऑफ ऑफेंस। आपको नेचर ऑफ ऑफेंस चेक करना है वेदर इट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल या फिर कॉग्निजिबल या नॉन कॉग्निजिबल। नाउ इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजिबल एंड बेलेबल देन यू नीड नॉट टू वरी क्योंकि आपको बेल मिल ही जाएगी, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस। बट इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल then primarily you have to check one thing and that is the second point to see whether ingredients of offense under which accused is remanded are prima facie attracted or not. So ये जो लाइन है ये वाली पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, इसका मतलब यही है कि अरेस्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को ये खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑफेंस प्राइमा फेसी अट्रैक्ट होते हैं या नहीं एंड वो ऑफेंस इसी ने यानी कि अरेस्टेड अक्यूज ने ही किए हैं।
तब जाके वो अरेस्ट वैलिड होगा, नहीं तो इट विल बी एन इनलीगल अरेस्ट। तो सबसे पहला ये सेक्शन होगा। नाउ इसके रिलेटेड एक जजमेंट है अलाहाबाद हाई कोर्ट का। Now, the same thing was held by Allahabad High Court in judgment of Wakil Ahmed versus State of UP. Let's see what held. While granting remand under Section 167 of CRPC, the magistrate is required to go through the case diary, and in exercising the power under Section 167 of CRPC, he is not bound to accept the prayer made by investigation officer in remand application. What offence is made out on the basis of material in the case diary is to be decided by magistrate after applying its judicial mind, and he is not bound to accept the opinion expressed by the investigation officer in remand application. Investigation officer is not sole authority to decide as to what offence is made out on basis of the material in the case diary. Granting remand under section 167 of CRPC, either judicial or police custody, is not mere formality. Judicial mind has to be applied by magistrate in exercising the power under section 167 of CRPC. If the material available in the case diary is not sufficient to send the accused in judicial or police custody, then magistrate can refuse to grant remand even if prayer is made by investigation officer. So in short, अगर offense prima facie made out नहीं होते हैं, तो accused is entitled to be released on bail on the same day of remand. Now इसी के साथ एक और important sections है जो हमें याद रखना चाहिए, एंड वो है सेक्शन 437 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी, इक्विवेलेंट सबसेक्शन और इक्विवेलेंट सेक्शन 480 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, which states that if it appears to the officer or court at any stage of investigation, inquiry or trial, as the case may be, that there are not reasonable grounds for believing that accused has committed a non-bailable offense, but that there are sufficient grounds for further inquiry, the accused shall, word important is shall, subjected to the provision of section 446A, and pending such an inquiry, be released on bail or at the discretion of such officer or court on executing by him bond without surety for his appearance as hereafter provided. So अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस प्राइम फेसी मेड आउट नहीं हो रहे हैं एंड बाकी ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, नाउ इन दैट केस अक्यूज इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, ये सबसेक्शन का है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी. सो इसीलिए जब आपके पास रिमांड आता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि नेचर ऑफ ऑफेंस की, कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, एंड उसके बाद आपको देखना है कि जो भी सेक्शंस लगाए हैं एफआईआर में वो प्राइम फेसी अट्रैक्टेड होते हैं या नहीं, एंड अगर वो प्राइम फेसी अट्रैक्ट नहीं हो रहे, then you can take assistance of section 41, section 437 of CRPC along with the judgment we just discussed to affect the release of accused on the same day. Now the second point, अगर ऑफेंस कॉग्निजिबल या नॉन बेलेबल है एंड ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्राइम फेसी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये चेक करनी है कि ऑफेंस जो भी एफआईआर में दिया है उसकी पनिशमेंट कितनी है, एंड अगर ऑफेंस की पनिशमेंट जो है अप टू पनिशेबल अप टू 7 ईयर्स है, तो फिर अर्नेश कुमार के जजमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको फॉलो हुए या नहीं हुए, ये आपको चेक करना है ना. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वो हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहला है द प्रैक्टिस ऑफ मैकेनिकली रिप्रोड्यूसिंग ऑल और मोस्ट ऑफ द रीजंस कंटेन इन सेक्शन 41 सबसेक्शन ए सबसेक्शन बी रोमन 2 ऑफ सीआरपीसी फॉर अफेक्टिंग द अरेस्ट मस्ट बी डिस्करेज एंड डिसकंटिन्यू. नाउ ये जो 5 रीजंस दिए हैं सेक्शन 41 में, अनिश कुमार में ऐसे कहा गया है कि वो डिसकंटिन्यू होना चाहिए, आप रिप्रोड्यूस मत करिए ऑल रीजंस मैकेनिकली. वो कौन से रीजन हम देखेंगे. एक तो है टू प्रिवेंट पर्सन फॉर कमिटिंग फर्दर ऑफेंस और फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और prevent such a accused person for tampering with the such evidence, or to prevent or making any inducement, threat, promise to any other person acquainted with the facts, for example witness. And unless his person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured.
and police officer shall record while making such arrest his reasons in writing. Now, in most of the cases during remand proceeding, पुलिस ये 5 के 5 रीजंस अपने चेकलिस्ट में डालती है, विच इज अगेन वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस, एंड यू कैन पॉइंट आउट द सेम टू द मैजिस्ट्रेट कि ये इन्होंने मैकेनिकली रिप्रोड्यूस किए 5 के 5 रीजंस जो कि अगेंस्ट दिस फर्स्ट गाइडलाइन है. नाउ सेकंड गाइडलाइन, द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड चेकलिस्ट ड्यूली फाइल एंड फर्निश द रीजंस and materials which is necessary the arrest while forwarding or producing the accused before the magistrate for further detention. In short, the first guideline is that पुलिस ऑफिसर्स को 5 के 5 रीजन जो है वो मेंशन नहीं करने मैकेनिकली. एंड सेकंड गाइडलाइन ये है कि अगर 1 2 या 3 जो भी चेकलिस्ट के रीजन है वो मेंशन करती है अगर पुलिस, तो उस रीजंस को प्रॉपरली पुलिस मशीनरी को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा. नाउ वो कैसे जस्टिफाई करना पड़ेगा इसका एक्सप्लेनेशन जजमेंट में ही दिया है. फॉर एग्जांपल, इन cases the police officer consider the arrest necessary to prevent such a person from committing any further offense, or for the proper investigation of the case, or preventing accused from tampering with the evidence or making inducement etc. ये 2 से 3 रीजन कोई भी दिए. The police officer shall furnish to the magistrate the reasons and materials on the basis of which police officer had reached its conclusion. Now, ये जो रीजंस एंड मटेरियल्स है ये कहाँ मेंशन करने हैं, तो वो रीजंस एंड मटेरियल्स जो पुलिस को ऑफिसर को मेंशन करने हैं वो करने हैं केस डायरी में. नाउ विद दिस टॉपिक एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं. सपोज अगर पुलिस ऑफिसर ने चेकलिस्ट में रीजन दिया है कि as unless such a person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. Now, accused in future कोर्ट में क्यों नहीं आएगा इसके क्लियर एंड जेन्युइन रीजन एंड मटेरियल्स पुलिस को अपने केस डायरी में मेंशन करने पड़ेंगे. सच एज फॉर एग्जांपल, अगर ये रीजन देती है पुलिस तो उनके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स या क्या क्या ऑप्शन है. पहला हो सकता है कि अक्यूज पर पहले से ही क्रिमिनल एंटीसीडेंट है एंड नॉन बेलेबल वारंट भी इशू है. अब ये 2 चीजें, पहले से भी एंटीसीडेंट होना है या नॉन बेलेबल वारंट जो है वो प्रीवियस केस में इशू है उसके अगेंस्ट या प्रोक्लेमेशन इशू है. इसका मतलब ये है कि देयर इज नो गारंटी दैट अक्यूज वुड रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट इन नियर फ्यूचर. नाउ दिस कैन बी जेन्युइन रीजन टू सपोर्ट द क्लॉज ई ऑफ द चेकलिस्ट. एंड लाइकवाइज अगर ऐसे मटेरियल रिकॉर्ड पर है तभी जाके चेकलिस्ट के रीजंस वैलिड है, नहीं तो इट वुड अगेन वायलेट द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अरविंद कुमार केस, and accused is entitled to be released on bail then and there only. So in short, 5 के 5 रीजंस जो है वो मेंशन नहीं करने हैं मैकेनिकली, एंड जो भी रीजन मेंशन होते हैं पुलिस के चेकलिस्ट में उस रीजन को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल पुलिस के पास होना चाहिए. दैट शुड बी रिप्रोड्यूस इन द केस डायरी. नाउ थर्ड पॉइंट, सो अगर ऑफेंस के सभी इंग्रेडिएंट्स प्राइम से मेड आउट हो रहे हैं एंड अरविंद कुमार की गाइडलाइंस भी प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, तो थर्ड चीज हमें जो देखनी चाहिए वो है प्रोग्रेस इन इन्वेस्टिगेशन. नाउ इफ यू पेरूज द सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, you will realize that incomplete investigation is one of the ground which warrants the police custody. So let's see the section. Section 167 of CRPC. Procedure. When investigation cannot be completed within 24 hours. Whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by the section 57, and there are grounds for believing that acquisition information is well founded. Again, prima facie offense made out हुआ और इसने किया है, well acquisition is founded. The police officer in charge of police station or officer in making the investigation, if he is not below the rank of sub-inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of entries in the case diary herein after prescribed relating to the case, and same shall at the same time forward the accused to the magistrate. Now, by reading these sections, it is clear that progress of investigation is a key factor in remand proceeding. And इसीलिए हमें रिमांड रिपोर्ट में आफ्टर अक्यूज अरेस्ट क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है ये देखना होगा. नाउ अगर मोस्ट ऑफ
द इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स में हो गया है एंड रिमांड रिपोर्ट्स की जो रीजंस है फॉर फर्दर पीसीआर ये इनसफिशियंट है, तो वो हमें कोर्ट में पॉइंट आउट करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, accused is arrested for offense under section 326 of IPC, that is voluntary causing grievous hurt by dangerous weapon or means. Now, suppose accused is arrested and within 24 hours, weapon was also recovered from his house and his medical examination is also done. And after that, police ask for further PCR without any cogent reason. Then in that case, you can point out to the court that recovery is done and nothing major can be achieved by keeping accused in PCR, which is a condition precedent for section 167 subsection 1 of CRPC. So in short, keep an eye on progress in investigation and point out the same to the court while physical why the physical custody of accused is not required for further investigation if any. Now fourth point जो हमें ध्यान रखना है कि ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 years है, तो चेकलिस्ट के जो पॉइंट्स है एंड रिमांड रिपोर्ट के जो पॉइंट्स है ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं. चेक लिस्ट में सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी रोमन 2 ऑफ सीआरपीसी के जो 5 फिक्स रीजन है वो मेंशन होते हैं जो कि अक्यूज को क्यों अरेस्ट करना है ये जस्टिफाई करते हैं. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, रिमांड रिपोर्ट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी उसमें अक्यूज का फ्यूचर रिमांड स्पेशली पुलिस कस्टडी क्यों चाहिए इसके पॉइंट्स मेंशन होते हैं. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस में पुलिस मशीनरी जो है वो चेकलिस्ट के पॉइंट्स एंड रिमांड रिपोर्ट्स के पॉइंट्स जो है वो सेम कॉपी पेस्ट कर देती है. एंड अगेन दैट इज अगेन कॉन्ट्ररी टू द लॉ एंड सेम कैन बी पॉइंटेड आउट टू द कोर्ट. नाउ फिफ्थ पॉइंट जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज है फ्रॉम द वेरियस जजमेंट्स वो हम देखेंगे. सबसे पहला है कि एप्लीकेशन फॉर बेल एंड रिमांड कैन बी डिसाइड साइमल्टेनियसली. कई बार ये होता है कि हम पीसीआर हो जाता है उसके बाद जुडिशियल रिमांड हो जाता है उसके बाद हम बेल एप्लीकेशन डालते हैं. बट आप ऐसा कुछ नहीं, आप फर्स्ट डे ऑफ रिमांड ही बेल डाल सकते हैं विच इज हेल्ड इन के गिरधर वर्सेस ईएमएस कथोरिया. सेकंड इंपॉर्टेंट रूलिंग है कि जनरल रूल इज दैट रिमांड ऑर्डर इज इंटरलॉकेटरी ऑर्डर with one exception that there is no application of mind by court while refusing/granting PCR. So nature of जो remand proceeding है, whether it is interlocutory or final, if there is no application of mind by the magistrate, then again that is a interlocutory order. It is a final order and you can go for the revision. कि अगर आपको आपने पॉइंट आउट किया कोर्ट को कि there are some reasons कि सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेड आउट नहीं हो रहे प्राइम फेसी या फिर अनिश कुमार की जजमेंट्स फॉलो नहीं हो रहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड अगर मैजिस्ट्रेट आपकी नहीं सुनता है या फिर पीसीआर दे देता है सो यू कैन चैलेंज द ऑर्डर इफ देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड विच इज हेल्ड इन पुरुषोत्तम सन ऑफ बाजीराव डोंगरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. नाउ द थर्ड वन, ग्राउंड्स फॉर सीकिंग पीसीआर मस्ट बी सफिशिएंट. मेयर एडिशन ऑफ सेक्शन और एक्ट कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर पीसीआर. कई बार हमने देखा है कि पुलिस जो है वो एक दो सेक्शन ज्यादा लगा देती है सो दैट दे कैन गेट मोर पुलिस कस्टडी, लेकिन अगेन दैट इज इनलीगल. चौथा जो इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग टू द अक्यूज इज मस्ट इन एनी केस एंड नॉन कंप्लायंस वुड एंटाइटल अक्यूज टू बी रिलीज ऑन बेल. इट इज हेल्ड इन पंकज बंसल एंड वेरियस जजमेंट कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको अक्यूज को देने हैं एज सुन एज द अरेस्ट इज मेड आउट. नाउ व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट? इसका सिंपल मीनिंग है कि अक्यूज के अगेंस्ट जो भी एविडेंस आया है एंड व्हाई पुलिस इज अरेस्टिंग अक्यूज, जो रीजंस है वो अक्यूज को देने हैं, उसकी सिग्नेचर ऑब्टेन करनी है. सो इन शॉर्ट, बिफोर हैंडलिंग द रिमांड प्रोसीडिंग हमें जो बेसिक सेक्शंस है वो सबसे पहले पता होनी चाहिए एंड उसके बाद जो भी रिमांड के रिलेटेड कंटेम्प्रेरी जजमेंट्स है वो हमें पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन आर्ग्यू इफेक्टिवली एज पर द लॉ. फिर आपकी ऐसी हालत नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी हालत. कम से कम पीसी दे दो. फिर इनका भी रहता है कि भाई मुझसे कुछ उम्मीद रखो ही मत, फिर वो दे देते हैं 15-15 दिन की पीसी. थैंक यू.